हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत उमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन विद फुल कंटेंट कोर्स के साथ। सर, जो सीबीएसई ने आपको कोर्स दिया है वो पूरा पढ़ाया जाएगा और जो डिलीटेड पार्ट है वो भी पढ़ाएंगे सर। वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि वो अभी भी जेई और कॉम्पिटिटिव का एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव में जेई और नीट का पार्ट है, मैं कह रहा हूं जेई का कॉम्पिटिटिव पार्ट है, ठीक है। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए और बहुत जरूरी होता है सर, ठीक है। और कहीं नहीं, सिर्फ यहां पढ़ाया जाएगा, इसलिए बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, ठीक है। सर, कहानी कहां तक हो गई थी? सर, कहानी बहुत खतरनाक चल रही थी। क्लास 11 की केमिस्ट्री चल रही थी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बात कर रहे थे और रिडबर्ग भाई को डिस्क्लोज कर दिया था। रिडबर्ग भाई ने यह बता दिया था कि सर, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो कई सारी स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाता है, जिसका वेव नंबर निकालने का उन्होंने एक फॉर्मूला भी दे दिया था। अब आज कुछ बातें करेंगे सर फीचर्स ऑफ हाइड्रोजन, कि भैया हाइड्रोजन एटम के फीचर्स क्या दिए थे बोर्स ने, और फिर बोर्स को आज समाप्त कर देंगे बोर्स के लिमिटेशंस के साथ, कि बोर्स की क्या क्या गलतियां हो गई थी और बोर्स ने क्या क्या दिक्कतें लग रही थी बोर्स के मॉडल पे। और फिर आएंगे अपन नए मॉडल पे एक नई कहानी के साथ। लेकिन आज की कहानी में अपन को देखना पड़ेगा हाइड्रोजन एटम को और बोर्स मॉडल के लिमिटेशंस को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो करें चालू, चलिए। तो सबसे पहले आते हैं सर फीचर्स ऑफ बोर्स मॉडल। फीचर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या क्या फीचर्स थे? आज बहुत ज्यादा खांसी चल रही है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलते हैं, ठीक है, ओके। तो आज अपन को देखना है सर फीचर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। आज कौन कौन से फीचर्स पे बात करेंगे अपन हाइड्रोजन एटम के? सर, सबसे पहले बात करते हैं ऑर्बिट्स। पता ही आपको, स्टेशनरी स्टेट्स आर नंबर एज n इक्वल्स टू 1 2 3। मतलब ये न्यूक्लियस है, ये क्या है सर? न्यूक्लियस है। ये क्या है सर? अपने शेल्स हैं। क्या है सर? शेल्स हैं। इन्हीं को अपन नाम देते हैं ऑर्बिट्स। क्या नाम देते हैं सर? इन्हीं को ऑर्बिट्स। क्या नाम देते हैं? ऑर्बिट्स। और इन्हीं का नंबर होता है, जैसे मान लो n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3। ये ऑर्बिट्स के नाम होते हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो इन्हीं को नाम दिया गया K, L, M, N, इस तरीके से। जैसे ये K शेल हो गया, ये L शेल हो गया, ये M हो गया, इसके बाद वाला N शेल हो जाएगा, इस तरीके से। और आगे जाके आप मानेंगे नहीं, इन्हीं को ही बोला गया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। है सर, ये क्या बोल रहे हो? ये क्या बोल रहा है? इन्हीं को बोला गया था सर आगे जाके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी उस बात पे टेंशन मत लो, क्योंकि जब मैं आगे पढ़ाऊंगा ना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आया था, कैसे आया था, तब अपन बात करेंगे। लेकिन आगे चल के इन्हीं को ही नंबर दिया गया था कि ये जो 1 2 3 होते हैं शेल्स, इन्हीं को अपन किस नाम से बताते हैं बाद में? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन इस बात को अगर याद रख लो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी याद रखते हो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऑर्बिट्स और स्टेशनरी ऑर्बिट आर नंबर्ड एज n इक्वल्स टू 1 2 3 या K L M N, ये भी हो सकता है। और ये जो n होता है इसको अपन क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलता है। और वो ऑर्बिट्स बताता है और वो शेल्स बताता है किसका? हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो ये पहला पॉइंट था, पहला फीचर था किसका? हाइड्रोजन बॉन्ड का। आई थिंक ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका था, लेकिन आज पूरे फीचर्स बताऊंगा हाइड्रोजन बॉन्ड के, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगले फीचर्स पे आते हैं। जल्दी जल्दी लिया? चलो अगले फीचर्स की तरफ चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट फीचर सर, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। सर जी, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ये ठीक है। तो भैया बोर्ड साहब ने निकाला था, बोर्ड साहब ने हमें रेडियस निकाल के बताया था। कितना बताया था? 0.529 एमस्ट्रॉन्ग। देखिए 0.529 एमस्ट्रॉन्ग n स्क्वायर बाय z, यही बताया था। ये अपन को फॉर्मूला दिया था, किसने दिया था सर? बोर्ड साहब ने दिया था। बोर्ड साहब ने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का ये फॉर्मूला दिया था और उन्होंने कहा था अगर आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो z की वैल्यू को कितना रख लीजिए? 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो आपकी फर्स्ट ऑर्बिट की, अगर फर्स्ट ऑर्बिट की निकाल रहे हो, या फिर अगर मैं बात करूं सिर्फ हाइड्रोजन का रेडियस की, तो हाइड्रोजन के रेडियस की बात हो जाएगी, वो हो जाएगा 0.529 एमस्ट्रॉन्ग n स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया था किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए आया था सर? हाइड्रोजन के लिए। और अगर हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हो
तो भैया हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी भैया, आपको 1 रखनी पड़ेगी, और जब 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, और भैया n की जगह 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होगी। किसकी होगी, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। अगर आप चाहो तो सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस भी निकाल सकते हैं सर, वो हो जाएगा R2 0.529 एंगस्ट्रॉम, और भैया n की जगह क्या रखोगे 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो आप जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आपको सेकंड की रेडियस मिल जाएगी। किसकी मिल जाएगी सर, सेकंड की। और थर्ड की रखनी है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, फोर्थ की रखनी है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो ऐसे करके आप सारी ऑर्बिट्स की रेडियस निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ये बोर्स की मदद से हमने कैलकुलेट किया था और इसी को हम बोर्स रेडियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बोर्स रेडियस। आ जाइए, द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट of an atom of hydrogen in the stationary state is given by the following expression, और ये एक्सप्रेशन दिया था, ये एक्सप्रेशन मैंने आपको वहां भी बताया। ठीक है, Z को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, जो कि अपन को पता है, जिस पर अपन ने बात भी करी है। और हाइड्रोजन के लिए बात करूं तो भैया Z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, जो कि मेरे को पता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद यही आ जाएगा, और इसके बाद फिर मैंने आपको बता ही दिया कि द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड बोर्स रेडियस। ये जो फर्स्ट ऑर्बिट का है इसी को अपन ने नाम दिया था बोर्स रेडियस। जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आया था उसी को अपन ने नाम दिया था बोर्स रेडियस। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और सर इस बात में एकदम सच्चाई थी, बोर्स ने काम बहुत बढ़िया किया था। आप बोर्स भाई को ऐसे हल्के में नहीं ले सकते थे, बोर्स ने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। आप समझ रहे हैं, मैक्सवेल तक को पकड़ के लाया, मैक्सवेल को गलत प्रूफ किया, रदरफोर्ड को गलत प्रूफ किया, फिर बहुत मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस निकाले, एनर्जी फाइंड आउट करी, रेडियस निकाला, क्या नहीं निकाला भाई ने, बहुत कुछ काम किया हुआ था। तो ये सेकंड फीचर्स था, इसको भी अपन को नोट डाउन करना है। जल्दी फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। चलिए सर जी, हो गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। तो ये पोस्टुलेट समझ में आया, बहुत इजी पोस्टुलेट था, इस पे तो अपन काम भी कर चुके हैं। ठीक है, चलो क्या बोल रहे हैं सर, बोर्स रेडियस, इट इज द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम n इक्वल्स टू 1। अब समझो सर, इसको समझने वाला पॉइंट है ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड मेरे शेल है। एक मिनट, ठीक है, और ये शेल में ही मेरा कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने ये बोला जो बोर्स रेडियस होता है वो ये होता है कि भैया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने दूरी पे। तो सीधी बात है ना सर, आप खुद सोचिए, न्यूक्लियस से ये जो दूरी होगी इसी को ही तो नाम दूंगा मैं रेडियस भी, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से कितना दूर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है सर, ऑर्बिट पे होता है, पक्की बात है। तो भैया जो इलेक्ट्रॉन है और जो मेरा न्यूक्लियस है, इनकी जो दूरी होगी, जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा, वही मेरा क्या कहलाएगा भैया, रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, रेडियस कहलाएगा। ये बात तो बिल्कुल कॉमन सेंस पर आती है कि इट इज द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। बोर्स रेडियस हमेशा वही होगा कि भैया न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे है, क्योंकि जहां वो होगा वहीं पर अपनी ऑर्बिट हो जाएगी, और वही ऑर्बिट का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल आसान है। और दूसरी बात, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि भैया वो अपनी फर्स्ट ऑर्बिट में, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए अगर मैं बात करूं तो भैया एक ही ऑर्बिट होती है, और जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है उसी को अपन नाम देते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या नाम देते हैं सर, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब कौन सी ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट। अगर सेकेंड ऑर्बिट की बात करूंगा तो वो एक्साइटेड स्टेट होगी। कौन सी होगी, एक्साइटेड स्टेट। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो वो बात हो रही है सेकंड शेल की। किसकी, सेकंड, क्योंकि फर्स्ट तो ग्राउंड स्टेट है, यहां से उछक के जाएगा तो पहली एक्साइटेड स्टेट। और अगर मैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करूंगा तो वो हो जाएगी n इक्वल्स टू 3। अगर मैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात करूंगा तो वो हो जाएगा n इक्वल्स टू 4। क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 4। तो ये बात याद रखनी है कि भैया जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे नहीं, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा उसी को अपन क्या नाम देंगे, बोर्स रेडियस। और एक बात और है, ये बात भी याद रखिएगा कि अगर n बढ़ता जाए, n बोले तो शेल बढ़ता जाए, क्या बढ़ता जाए, शेल। अगर शेल बढ़ता जाएगा, ये देखिए दूसरा शेल आ गया, और मैं अगर बात करूं तीसरे शेल की तो ये देखिए तीसरा शेल आ गया। जैसे जैसे शेल बढ़ेगा आपका रेडियस भी बढ़ता जाएगा। आपका रेडियस भी, सेकेंड शेल का देखिए रेडियस ज्यादा है,
और फिर मैं अगर बात करूं थर्ड शेल का तो रेडियस और ज्यादा है। तो ये बात तो अपन पहले भी कर चुके हैं, जैसे जैसे आपका शेल बढ़ेगा आपका रेडियस भी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है सर, Rn इक्वल्स टू 0.529 एन स्क्वायर, यही होता है क्या नहीं होता? तो रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एन स्क्वायर के। तो जैसे जैसे आपकी शेल बढ़ेगी वैसे वैसे आपका रेडियस भी बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा सर? बढ़ता जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो, मेरे को उसको हटाना पड़ेगा तभी अपन पीछे का पढ़ पाएंगे, ठीक है? चलो अब देखिए, पहला पॉइंट तो क्लियर था, एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज वी नो दैट आर एन इक्वल्स टू, दिख रहा है? और आर एन क्या है? रेडियस, एन क्या है? ऑर्बिट। तो जैसे जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे भैया आपका एन मतलब ऑर्बिट बढ़ती जाएगी, क्या बढ़ती जाएगी सर? ऑर्बिट बढ़ती जाएगी, आपका रेडियस भी बढ़ता जाएगा, आपकी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी सर? बढ़ती चली जाएगी। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए सर जी, हो गया इतना नोट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाइए आ जाइए। चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? सर एनर्जी की बात कर रहा है। ये भी अपन पढ़ चुके थे कि सर बोर्स भाई ने हमें एनर्जी के बारे में बताया था, क्या थी? -2.18 इंटू 10 की पावर -18। फिर आपको पता है जे स्क्वायर जी सॉरी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये अपन को दिया था जूल पर एटम में। किस में दिया था सर? जूल पर एटम में। और अगर बात करें हाइड्रोजन एटम के लिए तो भैया जेड की वैल्यू आप क्या रख दीजिएगा? 1 रख देना। तो किसके लिए आ जाएगी? हाइड्रोजन के लिए आ जाएगी। किसके लिए आ जाएगी सर जी? हाइड्रोजन के लिए आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं, द एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट के लिए इन अ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, ये देखिए, इससे Z को बस एलिमिनेट कर दिया क्योंकि Z की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 1 हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए, बस और कुछ भी नहीं था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बताई थी मैंने आपको, और यही चीज मैंने आपको किलोजूल पर मोल में भी बताई थी। तो अपन ने तीनों टाइप की एनर्जीज को किया हुआ है। तो ये भी अपन को किसने? बोल्ट्जमैन ने हाइड्रोजन के लिए बता दिया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल्स की थ्योरी का, कि सर बोल्स थ्योरी फॉर द हाइड्रोजन एटम कैन बी अप्लाइड टू सिंगल इलेक्ट्रॉन आयंस लाइक हीलियम, लिथियम, इस तरीके से। मतलब एक तो इसका हाइड्रोजन पे काम होता था, किसका? बोल्स का। दूसरा हाइड्रोजन के जैसा है He+, क्योंकि भैया हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 में से एक चला गया तो कितना बचा? 1 बचा। फिर बात करें तो लिथियम 2+, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 3 होंगे। 2 चले गए तो कितने बचे? 1 इलेक्ट्रॉन बचे। फिर आता है बेरिलियम। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4। 4 में से 3 चले गए तो भैया कितने बचे? 1 बचे। तो इन सब के लिए हाइड्रोजन जैसा काम हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इनके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इन पे ये थ्योरीज एप्लीकेबल हो रही थी। लेकिन बोर्स की थ्योरी मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं थी। तो ये बात आपको पता रखनी है कि भैया बोर्स की थ्योरी जो थी वो हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन एटम जैसे दिखने वाले लोगों के साथ ही काम कर रही थी, बाकी किसी के साथ काम नहीं कर रही थी। तो ये 2 पोस्टुलेट्स और हैं, इनको और लिखने हैं, ये फीचर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है। जल्दी फटाफट नोट डाउन करिए फिर अपन आगे की तरफ बात करते हैं। चलिए सर, हो गया? कोई दिक्कत की बात तो नहीं? तो ये थे अपने फीचर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलिए सर, अब आगे बात करेंगे सर जी, नेक्स्ट क्या है सर? लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। सर लिमिटेशन पे बात करनी है। किसके? बोर्स मॉडल के लिमिटेशंस पे। सर क्या दिक्कत आ गई थी बोर्स मॉडल में? ऐसा सर, बोर्स मॉडल में दिक्कत कुछ नहीं आई थी। जितनी बातें इनने कही थी वो बातें 100% ट्रू थी, बस इनने बाकी की कोई बातें कही नहीं है। सर क्या कहना चाह रहे हो? कहीं नहीं मतलब सर, जैसे कि इनने बोला भैया मैं बात कर रहा हूं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में इनने जो भी कथन कहे, जो भी बातें कहे, वो सारी बातें 100% सही थी। लेकिन इनने मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई बात ही नहीं करी। जब बात ही नहीं करी तो गलत होने का सवाल नहीं है, बस बात यह थी कि उनने उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी। इसलिए मैं उनका लिमिटेशंस बता रहा हूं, ड्रॉबैक नहीं बता रहा हूं। कुछ गलत बात इनने नहीं करी थी। तो यही अपन को आज समझना है कि भैया इनने क्या दिक्कतें और क्या फेस कर पाए थे। सर देखिए, सबसे पहली बात है,
इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। भैया हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम तो इनने समझा दिया था, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम तो इनने समझा दिया था कि सर हाइड्रोजन के अंदर कई सारी एनर्जीज ऑर्बिट्स है, तो उसके चलते भैया जो हमारी व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलरों में। और एमिशन स्पेक्ट्रम से समझाया था, उन्होंने बोला था अलग अलग ट्रांजिशंस होते हैं जिसके चलते कई सारी स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलती है। लेकिन ये बातें किसकी करी थी उनने? हाइड्रोजन के लिए। इनने मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए वो बातें नहीं करी थी। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए कोई भी इनने बातचीत नहीं करी। इनने सिर्फ और सिर्फ ट्रूली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे फोकस थे और सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ही समझाया था। फिर अगली बात, सर इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द एटम्स। अब आप जानते हो कि एटम्स बॉन्ड कैसे बनाते हैं। जैसे कि आप जानते हो ये एटम नंबर 1, ये एटम नंबर 2। अब ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन भैया या तो इसको डोनेट कर देगा या तो ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो सकता है, या तो फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे ये लोग। मतलब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दे दे या सामने वाला उससे इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर दोनों के बीच में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के चलते इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए? शेयरिंग हो जाए, और जिसके चलते 2 टाइप के बॉन्ड बनेंगे, कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, ऐसा कुछ करके। क्या आपने कभी, मैंने आपको अभी तक बोर्स मॉडल पढ़ाया उसमें ऐसी कुछ बातें करी थी क्या? इलेक्ट्रॉन का लेन देन या इलेक्ट्रॉन के बीच में म्यूचुअली रिलेशनशिप, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कुछ बात करी थी क्या? नहीं करी थी। इसीलिए इन्होंने कहा इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द एटम। भैया बोर्स भाई ने कोई बातें नहीं करी थी इसके बीच में कि बॉन्ड ऐसा होगा, बॉन्ड वैसा होगा, बॉन्ड ऐसा दिखता होगा, बॉन्ड वैसा दिखता होगा, कुछ भी बातचीत इनने नहीं करी। इनने कुछ भी नहीं बताया भैया बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड है क्या, बॉन्ड से करना क्या, हमें नहीं पता, बात खत्म। अब फिर इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। सर ये क्या है? अब जैसे आपने देखा था कि हमने एमिशन स्पेक्ट्रम देखा था हाइड्रोजन का, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी ऊपर से, लाइमन पे, बाल्मर पे, पार्शन पे, ये सारी चीजें। लेकिन उन्होंने इंटेंसिटी नहीं बताई थी स्पेक्ट्रल लाइन की। मतलब सर इंटेंसिटी मतलब जैसे मान लो वहां पर ग्रीन आया होगा, क्या आया होगा? ग्रीन। तो ग्रीन भैया वहां पर लाइट आया, लाइट ग्रीन मिला आपको या डार्क ग्रीन मिला, ये बातें कुछ भी नहीं बताई थी कि इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पे कोई भी बातें नहीं करी। तो उनने ये बात पक्का बताई थी कि सर कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी। अगर भैया वो n=1 पे आती है तो उनको लाइमन सीरीज कहेंगे, n=2 पे आती है तो बाल्मर सीरीज कहेंगे, 3 पे पार्शन, 4 पे ब्रैकेट, 5 पे पीफन और 6 पे हम्फ्री। ऐसे उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी, लेकिन उन्हें ये नहीं बता पाए थे कि सर उनकी रिलेटिव इंटेंसिटी क्या होगी, एक दूसरे के कंपैरिजन में इंटेंसिटी पे क्या बात होगी, वो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो लिमिटेशंस थे किसके? बोर्स मॉडल के। पहले इनको नोट डाउन करिए, फिर कुछ और भी लिमिटेशंस थे वो और बताने वाला हूं, फिर बोर्स मॉडल को आज चैप्टर क्लोज करने वाले हैं। जल्दी नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए देखते हैं आगे। आगे और क्या है सर? चलिए सर, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। कुछ लोग कह रहे होंगे सर स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, वहां पर लाइन आएगा, वहां पर लाइन आएगा। अरे भैया लाइन स्पेक्ट्रम तो बता दिया था इनने, लाइन स्पेक्ट्रम तो बता दिया था। इनने कहा था भैया जो एक कलर आप फेंकते थे उससे आपको 7 कलर देखने को मिलते थे, 7 कलर आपको देखने को मिलते हैं। और ये 7 कलर क्यों मिलते थे? क्योंकि अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं, एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्बिट्स होती हैं जिनके चलते हमें अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन या अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं, और इसी को अपन ने लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से जाना था। लेकिन उनने ये कहा, जैसे मान लो ये थी आपकी व्हाइट लाइट, कौन सी लाइट थी? व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटी होगी। 7 कलर कौन से होंगे? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यही 7 कलर होंगे कि नहीं होंगे? मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल यही 7 कलर होंगे। अच्छी बात। फिर मैंने कहा आगे क्या? तो उन्होंने कहा ये जो 7 कलर है, ये 7 कलर पे अब इस 7 में से कोई एक कलर ले लो। मैंने कहा ठीक है, ले लिया ग्रीन कलर। उनने कहा अब इस ग्रीन कलर की लाइट को मैंने फिर से एटम से पास कराया। किससे पास कराया? एटम से। इस ग्रीन कलर की लाइट को फिर से मैंने किससे पास कराया? एटम से। जैसे ही मैंने एटम से पास कराया तो सर ये फिर से स्प्लिट हो गई,
ये फिर से स्प्लिट हो गई। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, सर अब ये स्प्लिट कौन से कलर में हुई? तो सर ये कलर में स्प्लिट नहीं हुई, अब ये अपनी इंटेंसिटी में स्प्लिट हुई। कहीं पर लाइट ग्रीन मिला, कहीं पर डार्क ग्रीन मिला, कहीं पर बहुत ज्यादा ग्रीन मिला, कहीं पर बहुत लाइट मिला, तो ऐसे में स्प्लिट हो गई। तो सर ये डाउट आया कि सर ये तो पक्की बात थी, ये स्प्लिट इसलिए हो रही थी क्योंकि एनर्जी लेवल थे, अलग अलग ऑर्बिट थी। अब एक ऑर्बिट में अगर ग्रीन कलर मिल रहा था तो जैसे ही मैंने फिर से उसको एटम से पास कराया तो फर्दर डिवाइड हो गई। मतलब सर ऑर्बिट के अंदर भी कोई ना कोई लेवल्स हैं, और ये आप जानते हो कि शेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर भी आगे और चीजें होती हैं स्प्लिट, जिसको अपन नाम देते हैं सबशेल। क्या नाम देते हैं? सबशेल। अलग अलग एनर्जीज की सबशेल प्रेजेंट होती है किसके अंदर? शेल के अंदर। ये बात अभी का कंसेप्ट नहीं है, ये आगे का कंसेप्ट है, क्योंकि बोर्स यहां पर ये समझा नहीं पाए थे। और ये क्यों हो रहा था कि एक जब ये 7 कलर में टूट गई तो एक कलर को फर्दर अगर आपने पास कराया एटम से तो वो भी अपनी इंटेंसिटी अलग अलग करके कई सारे कलर्स दिखा रही थी। क्यों? क्योंकि भैया हम जानते हैं शेल के अंदर फिर से आपकी एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिनको अपन नाम देते हैं डिफरेंट डिफरेंट सबशेल्स। क्या नाम देते हैं? डिफरेंट सबशेल। तो वो ये नहीं बता पाए थे कि भैया फाइन स्पेक्ट्रम क्या था। फाइन स्पेक्ट्रम मतलब एक बार और रिपीटेड, वो होता है अपना फाइन स्पेक्ट्रम। तो हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि ये स्पेक्ट्रम को उनको पता नहीं चल पा रहा था कि ये स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर स्प्लिट हो गई स्पेक्ट्रल लाइंस, तो ये वो बिल्कुल भी नहीं बता पा रहे थे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये आपको पता तो रहे, मैं आगे बात करूंगा जब बोर्ड्स खत्म हो जाएगा। हुआ स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब सेकेंड वाला पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। अगर आप जानते हो तो मैग्नेटिक फील्ड ले ली मैंने ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। जैसे एक स्पेक्ट्रल लाइन को मैंने इसके अंदर किया तो भैया ये स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो रही थी? स्प्लिट हो रही थी। क्या हो रही थी बेटा? स्प्लिट हो रही थी। किसके फील्ड में? मैग्नेटिक फील्ड में। किसमें हो रही थी? मैग्नेटिक फील्ड। और इसको नाम दिया गया, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई लाइन स्प्लिट हो जाती है, कौन सी? स्पेक्ट्रल लाइन, जो भी हमारी वो ऊपर से आ रही थी ट्रांजिशन अगर वो स्प्लिट हो जाती है तो इस इफेक्ट को कहा जाता है जीमन्स इफेक्ट। क्या कहा जाता है बेटा? जीमन्स इफेक्ट। क्या कहा जाता है? जीमन्स। और अगर यही सेम चीज हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, किसमें होती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, इसमें भी डाली है स्पेक्ट्रल लाइन, ये गई तो ये 3 पार्ट में, ये देखिए फिर तो ये जो स्प्लिटिंग हुई इसको अपन कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो वो ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि सर ये चीजें क्यों हो रही है, कि एक स्प्लिटिंग लाइन, जो स्पेक्ट्रल लाइन जो ऑलरेडी स्प्लिट हो चुकी है, वो फर्दर कैसे डिवाइड हो रही है अपने मैग्नेटिक फील्ड में और किसमें सर? इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। किसकी मदद से? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से कैसे स्प्लिट हो रही है, और इनको नाम भी दिया गया स्टार्क इफेक्ट और सर जीमेंस इफेक्ट। तो ये भी बोर्स भाई बिल्कुल भी नहीं समझा पाए थे और एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए थे। ये थे कुछ बोर्स के ड्रॉबैक्स जो अपन को पता चलने चाहिए। ड्रॉबैक्स नहीं, लिमिटेशंस। क्या सर? लिमिटेशंस। और यहां पर जाके बोर्स हो जाते हैं समाप्त। बोर्स की थ्योरी यहां पर हो जाती है समाप्त, खत्म। अब बोर्स के आगे कौन आएगा वो आपको आज नहीं पता चलेगा, वो पता चलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि बोर्स के बाद किसका नंबर आएगा, कौन इस कहानी को ऊपर लेके जाएगा और कौन इसका हीरो बनने वाला है। तो यहां पर बोर्स के सारे जो पोस्टुलेट्स थे मैंने कर दिए हैं समाप्त। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर वीडियो को कंक्लूड करते हैं। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार और देखना चाहे तो पीछे बोर्ड्स के बाकी 3 भी देख लीजिए। ये देखिए तो ये 5 मेजर लिमिटेशंस थे बोर्स एटॉमिक थ्योरी या बोर्स मॉडल के, जो आपको पता होना चाहिए। ये बिल्कुल यहां पर होता है समाप्त। कोई दिक्कत? तो आज की कहानी में बोर्स भाई का हो गया है डी एंड, और बोर्स भाई की थ्योरी हो चुकी है समाप्त। बोर्स भाई की अच्छी बातें, बहुत अच्छी बातें जो नहीं कर पाए, मतलब वो बुरी बातें तो नहीं कहेंगे, जो खामियां वाली बातें थी, जो उनकी हैबिट्स अच्छी नहीं पड़ी, वो सारी चीजें आज अपन ने खत्म कर दी है। तो बोर्स यहां पर होता है समाप्त। सर अच्छे से बोर्स को पढ़िएगा, बोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्स से रेडियस निकालना, बोर्स से एनर्जी निकालना, और बोर्स से भैया एक रेडबर्ग वाला फॉर्मूला, ये 3 उसने एकदम ताबड़तोड़ चीज निकाली थी और इससे काफी क्वेश्चंस बनते भी हैं। फिर सर मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम करने में लगा हुआ है। सर जी और क्या चाहिए? आपके लिए अद्भुत बैच लेके आया है 11th और 12th के लिए।
बैच के फीचर्स क्या है सर? कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड सिलेबस है, पूरा सीबीएसई बोर्ड पढ़ाया जाएगा। डाउट सॉल्विंग सेशन सर, डाउट सॉल्विंग सेशन, आप समझ रहे हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन करवाए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात में अगर आपको एक बात कहूं तो सर हर एक बच्चे के डाउट को क्लियर किया जाएगा। वन शॉट रिवीजन, पूरा रिवीजन करवाएंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। ई नोट्स, सारे नोट्स को कवर अप करेंगे, कोई भी नोट्स ऐसा नहीं है जो आपके बचे रहेंगे। सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे कि किस तरीके से नोट्स बनाने। ऑनलाइन टेस्ट होंगे, उसके सॉल्यूशंस लाइव क्लास में बताए जाएंगे। माइंड मैप वीडियोस, MIQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। MCQs सर, क्योंकि पेपर में लगभग 30% MCQs आने वाले हैं आपके टोटल मार्क्स ऑफ द पेपर के। सीबीएसई सैंपल पेपर तो करवाना ही है, साथ ही साथ में मॉक टेस्ट भी कराऊंगा जो आपको भैया बहुत फायदेमंद होगा। 3 घंटे का मॉक टेस्ट होने वाला है जिसके लिए आपको तैयार रहना है। साथ ही साथ सर जी इसके अंदर सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल है, साइंस की सारी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सब कुछ। और एक स्पेशल ऑफर है, अगर अभी आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं 50% ऑफ है। और अगर आपने लगाया मैग्नेट 10 कोड तो भैया 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। बैच कब चालू हो रहा है, कैसे चालू हो रहा है, कितने बच्चे सर, सारी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, फॉर्म फिल करिए, पक्का आपको कॉल आ जाएगा सारी डिटेलिंग के साथ। और एक नंबर भी है, अगर लग रहा है तो भैया इस नंबर को बजा दीजिए। सुबह, सर जी गलत लिख दिया, 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कॉल करिए, कॉल करिए, कॉल करिए सर, कॉल करिए, कहीं देर ना हो जाए। तो सर ये चीज क्लियर रखिए पूरा का पूरा, और भैया लगे रहिए, पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत हो बताते रहिए, और मिलते रहिए मुझसे लाइव सेशंस में भी और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी। और अगर दिक्कत हो तो बताइए, अगर सब बढ़िया तो बता दीजिए सर ऑल वेल, और एक बार अटेंडेंस हो जाए सर, जल्दी अटेंडेंस लगा दीजिए। तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच।